ऑलराइट, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड चीजों के साथ अपडेटेड रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा पिछले 1 साल में बहुत सारे लोगों ने ये कमिटमेंट किया है, मैंने भी खुद ये चीज कही है और आपने काफी सारे न्यूज के अंदर भी ये चीज पढ़ी होगी कि क्लाउड जो है वो आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ऊपर जाने वाला है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप इस क्लाउड की बढ़ती दुनिया का यूज करके आपकी जो एग्जिस्टिंग बग बाउंटी लाइफ है, आप जो आज पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर एक बदलाव लेकर आ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज करके बग्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप लोग सर्वरलेस आर्किटेक्चर के अंदर पेन टेस्टिंग कर सकते हैं एंड इट माइट बी पॉसिबल कि इस वीडियो को खत्म करने के बाद आपके दिमाग में कुछ इस तरीके का पर्सपेक्टिव बन जाए जिससे कि आप जो बग हंटिंग करते हैं अपने डोमेन के ऊपर, वहां पर आप उस बग हंटिंग की मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करके एडवांस लेवल पर ले जाए, जहां पर आजकल जो भीड़ चल रही है वो कम हो। ऐसी जगह को आप एक्सप्लोर करें। ये वीडियो एंड तक देखना, आप लोग इनोवेटिव कुछ ऐसा सीख कर जाओगे इस वीडियो से जो कि मैंने पिछले कुछ सालों में सीखा है, जो आज टाइम हो चुका है आप लोगों के साथ शेयर करने का। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज सैबजील और ये वीडियो है हाउ टू हैक serverless architecture. So without further ado, let's exploit. Disclaimer: this video is just made for an educational purpose. अब आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि अटैकिंग सर्वरलेस सर्वर, ठीक है। सो यहां पर आप इस सर्वरलेस सर्वर और ये सारी चीजों से कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने दिमाग के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे कि ये जो सर्वरलेस सर्वर वगैरह चीजें हैं ये है क्या। सो द मेन क्वेश्चन इन योर माइंड राइट नाउ इज व्हाट इज सर्वरलेस। तो अगर मैं सर्वरलेस को एक डेफिनेशन के थ्रू समझाऊं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं यहां पर आपको सर्वरलेस जो है एक डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखोगे यहां पर आप लोगों को स्टार्ट करना है कोड वाले सेक्शन से, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं उसको और इस डायग्राम को जो है वो थोड़ा सा मर्ज करते चलो, आप लोगों को आपके दिमाग के अंदर आइडिया लग जाएगा। अगर आप देखोगे तो जब आप कोई भी कोड है, अपनी वेब एप्लीकेशन चल रही है, आपके कोई भी एप्लीकेशन है, आपकी कोई भी सर्विसेज चल रही है जो कि इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर पब्लिक यूज करती है, तो आप लोग अगर कुछ इनोवेटिव या फिर आप कोई फीचर को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोड लिखते हैं। अब वो कोड क्या है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, तो वो एग्जीक्यूट होता है सैंडबॉक्स के अंदर। सैंडबॉक्स का मतलब है कि एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो काम खत्म होने के बाद डिलीट हो जाता है, फिर जब वापस से उसकी जरूरत होती है फिर से नया क्रिएट हो जाता है, उसको सैंडबॉक्स कहते हैं। और फिर वो ऑटोमेटिकली वो जो कोड आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा सैंडबॉक्स के अंदर और फिर रिजल्ट दे देगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने किसी सर्वर का जिक्र नहीं किया, यहां पर हमने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र नहीं किया, नहीं यहां पर हमने कोई किसी पर्टिकुलर कंपाइलर वगैरह का जिक्र किया है। ये बेसिकली क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जब भी आप लोगों की वेब एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी भी कंपनी की जो वेब एप्लीकेशन चलती है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक पेटीएम, तो पेटीएम अगर मान लो कि कोई ऐसा फीचर लेकर आना चाहता है जहां पर जब भी आप एक फोटो अपलोड करते हो तो वो फोटो जो है ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाना चाहिए आपके मोबाइल फोन और आपके डेस्कटॉप के लिए, तो यहां पर वो नहीं चाहते कि इतनी सी चीज करने के लिए वो पूरा सर्वर के अंदर जो जगह है उसको रोके। तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोग इस सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हैं, जहां पर होगा ये कि वो एक कोड लिखेंगे कि जब भी यूजर फोटो अपलोड करेगा उसका फोटो जो है वो ऑटोमेटिकली रिसाइज होकर दोनों डिवाइस में अच्छा सा दिखे, उस तरीके का हो जाना चाहिए। तो यहां पर वो लोग सर्वरलेस फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, इसको हम फंक्शंस कहते हैं। कोड आप लिखोगे, वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ क्लाउड पे हो रहा है। जो क्लाउड आपका वेंडर, जो क्लाउड वेंडर है जो आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज करेगा, आपको यहां पर कोई भी चीज देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बनती है। सो दिस इज व्हाट सर्वरलेस आर्किटेक्चर इज। अब यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वर इसके अंदर है ही नहीं, सर्वर है बट वो आपको मैनेज बिल्कुल भी नहीं करना है, वो जो है क्लाउड वेंडर जो है वो मैनेज करेगा। ध्यान से मेरी बातों को आगे सुनते रहना, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को यह चीज समझा दी, बट नाउ सर्वरलेस ही क्यों, ठीक है, क्यों सर्वरलेस? हम ये सब वो ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो सर्वरलेस क्यों? इसके पीछे का जो आंसर है वो मैंने अभी दे दिया आप लोगों को कि ये पैरेललिज्म को थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा बेनिफिट देता है। पैरेललिज्म का मतलब है कि दो काम कंसिस्टेंटली एक साथ हो जाएंगे तो आपका जो वेब एप्लीकेशन है उसका लोडिंग टाइम कम हो सकता है। अगर आप किसी मनी ट्रांजैक्शन के लिए इस चीज को यूज करते हैं तो तुरंत वो मनी ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो फटाफट हो सकता है। पैरेलली दो काम साथ में चल रहे हैं, जैसे वो ऑर्डर प्लेस करता है उसी तरीके से यहाँ पर ऑर्डर का जो ट्रांजैक्शन है वो खत्म भी हो जाता है और उसको पता भी चल जाता है कि ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुल, जैसा हम लोग देखते हैं रियल लाइफ के अंदर। सिक्योरिटी द मोस्ट फैंटास्टिक वर्ड फॉर अस राइट नाउ।
और लास्ट में नो मैनेजमेंट। नो मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर्वर जो है वो हमको मैनेज नहीं करना है, वो जो क्लाउड वेंडर है वही सब कुछ करेगा। नाउ इस 3 अलग अलग पॉइंट्स के अंदर से हम लोग पकड़ेंगे सिक्योरिटी वाला पॉइंट, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो सर्वरलेस है उसके अंदर जो उसकी सिक्योरिटी है, ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो इसकी है, बट मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी जो सिक्योरिटी का कंसर्न है उसको आप यूज करके अपने पेन टेस्टिंग को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिकली एक इमेज दिखाना चाहता हूं। अगर आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, आप लोगों को यहां पर जो है, मैं थोड़ा सा इस फोटो को एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। ऑलराइट, अगर आप अब यहां पर देखोगे, ठीक है, सो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो ब्राउजर है, ये इंटरनेट है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को आपकी लाइफ के अंदर देखने को मिलती रहती है। बट इफ यू टेक अ क्लोज लुक टू AWS लैम्बडा फंक्शंस, तो ये जो है बेसिकली इसको कहते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर फंक्शंस, ठीक है। ये जो यहां पर चल रहा है यही सर्वरलेस फंक्शन है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। तो ये जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, तो मैं आप लोगों को बेसिकली क्या एक अच्छा सा फोटो दिखाता हूं जो आपको और क्लियरली समझाएगा कि कैसे सर्वर है जो काम करते हैं। इस फोटो में आपको बस आर्किटेक्चर दिखाया जा रहा है, कि पाइपलाइन दिखाई जा रही है कि कैसे सर्वरलेस का जो उसको जो इंक्लूड किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है डे टू डे इंटरनेट की दुनिया में। बट मैं आप लोगों को अगर इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाऊं तो आप देखोगे जो मैंने समझाया, जो आपने फोटो लिया वो फोटो Amazon S3 में सेव हो गया। जैसे हम पेटीएम की बात कर रहे थे तो पेटीएम Amazon S3 का यूज करती है, AWS का यूज करती है। आपने जो फोटो लिया वो फोटो Amazon S3 बकेट के अंदर सेव हो गया। मैंने Amazon S3 के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, 2 पार्ट बनाए हुए हैं, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे आप लोग AWS S3 के अंदर भी ये वाला जो गेम अभी हम देख रहे हैं बग बाउंटी का नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई बटन में लिंक होगी, अगर आप देखना चाहते हैं पूरी हमारे क्लाउड सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो यहां पर Amazon S3 के अंदर जो वो फोटो है वो अपलोड हो गया। उसके बाद जो लैम्बडा है, लैम्बडा यहां पर AWS का सर्वरलेस आर्किटेक्चर का नाम है। तीन जो अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, बट AWS के अंदर हम बात करें तो लैम्बडा जो है ये फंक्शन का नाम है जो कि सर्वरलेस के अंदर काम करता है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर के अंदर काम करता है। जैसे आपका फोटो Amazon S3 में गया, लैम्बडा जो वो ट्रिगर हुआ, लैम्बडा ट्रिगर होने के बाद लैम्बडा के अंदर जो कोड था, जो काम करना था वो उसने किया, और जो फोटो है वो रिसाइज हो गया दोनों अलग अलग रिजोल्यूशन के लिए। सो दिस इज हाउ सर्वरलेस आर्किटेक्चर वर्क्स। तो एक छोटा सा काम करने के लिए आपको ज्यादा जगह भी नहीं रोकनी पड़ेगी और फटाफट से चीजें हो जाएगी, इसलिए हम सर्वरलेस चीजों का यूज करते हैं। ओके, तो आप लोगों को अभी ये सारी चीजें जो है ये समझ में आ गई कि किस तरीके से सर्वरलेस आर्किटेक्चर वगैरह चीजें होती है। बट ये कहां पर मिलता है? तो जैसे मैंने आप लोगों को इसका भी आंसर दे दिया कि ये आपको AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और बहुत सारे ऐसे क्लाउड्स हैं जो आपको सर्वरलेस आर्किटेक्चर की जो फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज हम मेजरली बात करेंगे AWS की, क्योंकि ये अभी के टाइम पर मार्केट को लीड कर रहा है। बट माय पर्सनल एनालिसिस इज कि कुछ टाइम के अंदर शायद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जो है वो AWS को क्रॉस कर सकता है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज रियली इनोवेटिव कंपनी। बट हु नोज, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो अभी के लिए हम AWS को जो है दिमाग में रखकर चल रहे हैं और AWS की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो करंटली अभी जो है हमारा टाइम है डेमो का, ठीक है। मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूं जिससे होगा ये कि आप लोगों को आपके दिमाग के अंदर आइडिया क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं अभी तक, कैसे हम सिक्योरिटी इसके अंदर जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज उसको पकड़ सकते हैं, कैसे ये किसी कंपनी को नुकसान कर सकता है, और कैसे आप अपनी बग बाउंटी के अंदर, अपनी पेन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। पहले मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा कि आप भी किस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर देखोगे, यहां पर जो है मेरा AWS का मैनेजमेंट कंसोल है। यहां पर मैंने जो है एक बेसिकली एक लैम्बडा फंक्शन जो है उसको चला रखा है। लैम्बडा एक टेक्नोलॉजी है जो सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज करती है, जो कि AWS के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लैम्बडा है क्या। हम बात कर रहे हैं सर्वरलेस के, लैम्बडा कहां से आ गया? लैम्बडा एक नाम है सर्वरलेस आर्किटेक्चर का AWS के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहां पर जो है बेसिकली एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर के अंदर एक फंक्शन जो है उसको डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये पैंथर करके एक फंक्शन है जो आप इसको समझना नहीं है कि है क्या क्या नहीं है, बट पैंथर इज अ फंक्शन जो मैंने डिप्लॉय कर रखा है। अब यहां पर ये काम कैसे करता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर? API गेटवे होता है, ठीक है। तो जब भी ये API ट्रिगर होता है तब जो है मेरा पैंथर वाला जो फंक्शन है वो काम करेगा और फिर आउटपुट दे देगा, जैसा आपने डायग्राम में देखा और पीछे के सारे स्लाइड्स के अंदर देखा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अभी हम बेसिकली जो कुछ भी मैं यहां पर बताने वाला हूं वो आप पहले देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्टेप्स जो है मैंने लिए, कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं आपके खुद के डोमेन के ऊपर जिसके ऊपर आप अभी हंटिंग कर रहे हैं।
सो बेसिकली यहां पर जो है मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो स्क्रिप्ट को मैं आपको आगे चल के बता रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपको स्क्रिप्ट का डेमो दिखाता हूं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहां पर जो है अपनी स्क्रिप्ट जो उसको एक्सेस करता हूं, ठीक है। ये सब कुछ आप भी कर सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं आगे चल के, बट मैं यहां पर अपनी स्क्रिप्ट को जो एक्सेस करता हूं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर जो है मैं बेसिकली यूआरएल डालूंगा, जो यूआरएल जो है जो यूआरएल मैं चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर मेरा जहां काम कर रहा है उसको मैं हैक करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर उस यूआरएल को बेसिकली पहले डालूंगा, ठीक है। सो यहां पर मैंने यूआरएल डाल दिया। अब मैं यहां पर एपीआई आईडी डालूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि एपीआई आईडी वगैरह कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, बट फॉर नाउ मैं यहां पर जो है बेसिकली एपीआई की जो है वो मैं डाल देता हूं। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से मैं लिख रहा हूं चीजें, तो मैं आपको बता रहा हूं आगे चल के। बट मैंने यहां पर क्या किया, यूआरएल मैंने जो यूआरएल है वो दे दिया। लेट मी जस्ट डिक्रीज द स्पेस ओवर हियर। यहां पर जो स्पेस है ज्यादा हो गया, ठीक है। सो मैं अब अगर एंटर प्रेस करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है मैं अपने सर्वरलेस आर्किटेक्चर जो है मेरा उसके अंदर पहुंच चुका हूं। मैंने यहां पर जो है सेल एग्जीक्यूट कर दिया। एक और चीज बताना मैं भूल गया आप लोगों को कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर होता है ना, तो कंपनी जो है वो वादा करती है कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर के अंदर सेल नहीं होता है, यानी कि कोई भी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता है। बट यहां पर हमने उस चीज को गलत साबित किया। तो ये होता है जब आप कॉन्फ़िगरेशंस गलत करते हो, वो बात की बात है। बट अगर मैं यहां पर देखूंगा PWD लिखूंगा, तो आप देखेंगे मैं कहां पर हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर कुछ भी और एक्सेस करना चाहता हूं किसी भी चीज के बारे में, तो मैं सब कुछ यहां से बेसिकली कर सकता हूं। बट नाउ यू सी हियर कि इसका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो गया। ये क्यों होता है, तो ये सारा डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में। सर्वरलेस आर्किटेक्चर के अंदर ऐसा होता है कि दो तरह के स्टार्ट होते हैं, वार्म स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट। वार्म स्टार्ट का मतलब होता है कि जब भी आपका फंक्शन जो ज्यादा टाइम के लिए, मैं आपको बेसिक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, सिंपल समझो आप इस चीज को, कि जब भी आपका जो फंक्शन है वो ज्यादा टाइम के लिए बंद रखा हुआ है, ठीक है, मतलब रात को कोई भी ऐसी चीज नहीं करता है, रात को सब सो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो जो फंक्शन है वो ज्यादा टाइम के लिए बंद है, तो जब सुबह स्टार्ट होगा तो वो वार्म स्टार्ट होगा, यानी कि सबसे पूरा रिबूट हो जाएगा, पहले जो भी हुआ सब कुछ निकल जाएगा, हट जाएगा, कुछ भी अंदर सेव नहीं होगा, फिर से फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको कहते हैं वार्म स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट का मतलब है कि अभी पिछले 15 मिनट पहले किसी ने इस एपीआई को एक्सेस किया था, किसी ने यहां पर जो फंक्शन है उसको रन करवाया था, फोटो अपलोड किया होगा किसी ने, कहीं पर नया अकाउंट किसी ने पेटीएम पे बनाया होगा, तो 15 मिनट के बाद कोई और यूजर इंडिया में से फोटो जो अपलोड करता है, तो फिर से इसको रन होना होगा, क्योंकि फोटोज को, इसका काम ही है कि फोटोज को अलग अलग डिवाइस के लिए रिजोल्यूट करना है, तो इसको फिर से 15 मिनट के बाद रन होना है। तो ये वार्म स्टार्ट नहीं करेगा, ये कोल्ड स्टार्ट करेगा। कोल्ड स्टार्ट का मतलब है कि वो अपने रैम से चीजों को लेगा। तो ये डिटेल में क्लाउड की चीजें, अगर आप क्लाउड के बारे में सीखना चाहते हैं, हमारे पाठशाला के ऊपर हम चलाते हैं क्लाउड के बारे में, एडिशंस चलते हैं, तो आप देख सकते हैं, वेबसाइट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से आप सीख सकते हैं। तो यहां पर जो है ये वार्म स्टार्ट और कोल्ड स्टार्ट की वजह से है ना, कुछ चीजें हैं कि ये टर्मिनेट हो जाता है 30 सेकंड के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर, जो भी टाइम सेट कर रखा होता है। तो हम इसको भी जो यहां से बेसिकली, अगर आप इस चीज को भी जो है कम करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसका भी ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको लिखना है लूप, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं जो टर्मिनेट हो रहा हूं ना वो नहीं होएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो चुका है, राइट। अभी मैं यहां पर कुछ भी कर सकता हूं, डायरेक्टरी बना सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेट्स सी, मैं PWD में हूं, ठीक है। मैं अगर ls करूंगा, आप देखेंगे यहां पर config.json है। अभी आप देखना ये थोड़ी देर के अंदर बंद हो जाएगा, फिर से टर्मिनेट होकर फिर से स्टार्ट होगा। देखो यहां पर अगर आप देख पाओगे तो मैं यूजर डेटाबेस के यूजर पासवर्ड को एक्सेस कर पा रहा हूं। तो ये मैंने कैसे किया, क्यों किया, किस तरीके से होता है, मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। बट यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अब जो है टर्मिनेशन वाला जो प्रोसेस है वो अब नहीं होगा। यहां पर आप देखोगे कि टर्मिनेट जो पहले हो गया था वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लिख दिया लूप इज इक्वल टू ट्रू। देखो फिर से रिस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो अगर मैं यहां पर और भी कुछ बनाना चाहता हूं, जैसे कि मैं यहां पर क्रिएट कर देता हूं मेक डायरेक्टरी हैक, ठीक है। सो ओके, हमारे पास सिर्फ रीड ऑनली एक्सेस है, बट तब भी हम कर सकते हैं, राइट। मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ऑल राइट, हम ये कर सकते हैं, बट अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम अगर करना चाहते हैं तो लिनक्स सिस्टम के अंदर टेम्पररी फोल्डर के अंदर आप कर सकते हैं, बट वो डिटेल में नहीं जाते हैं। हमारे पास बस जो सेल की एक्सेस है वो आ गई। हम यहाँ पर यूजर के आईडी पासवर्ड को देख सकते हैं, डेटाबेस के आईडी पासवर्ड को देख सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें अगर इसके अंदर होगी तो हम देख पाएंगे। जो भी होगा क्रूशियल होगा कंपनी के लिए, वो हम देख पाएंगे। सो नाउ ये चीजें हुई कैसे,
ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और उसको समझने के लिए आप लोगों को पहले इस चीज को देखना होगा, ठीक है। मैं अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह को बंद करता हूं, और अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो मैंने यहां पर फंक्शन चला रखा है उसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रिगर है, ट्रिगर का एंड पॉइंट है ये वाला। तो हमने जो यहां पर यूआरएल लगाया था, अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने जो ये यूआरएल लगाया, ये यूआरएल जो है एंड पॉइंट है। तो ये आपको पता है, ये आप एक्सेस कर सकते हो, कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहां पर एक चीज होती है एपीआई की, ये आप नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब आपको अगर ये अटैक करना है तो आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक होनी चाहिए आपके पास यूआरएल, एक होना चाहिए आपके पास एपीआई की। अब ये दोनों चीजें अवेलेबल कैसे हो सकती है, तो इसके लिए भी मेरे पास जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से मैंने कुछ यहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप देखोगे ये चीजें किस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबसे पहले तो ये चीज हो सकती है राइटिंग बैड कोड। तो अगर जो प्रोग्रामर है वो बैड कोड लिख रहा है, मतलब उसके कोड लिखने की जो टैक्टिक्स है वो खराब है, तो इस टाइम पर जो है आप बेसिकली एपीआई की को या फिर कुछ ऐसी जो आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है उसको आप बाहर, मतलब नॉर्मली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर निकाल दोगे, और आप बर्बसूट के अंदर जो आप नॉर्मली करते हो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के बाद जब रिकॉन करते हो वगैरह करते हो, तो वहां पर शायद कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाए। या फिर हो सकता है कि आप जब मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, आप कर सकते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो नहीं बट आप कमांड इंजेक्शन कर सकते हो, मतलब नॉर्मली उस वेबसाइट के अंदर कमांड इंजेक्शन करोगे और उसके थ्रू आप पहुंच जाओगे सर्वरलेस आर्किटेक्चर के एपीआई की तरफ। थोड़ा सा आप इसको समझोगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। आप डिटेल में नहीं जाना है। अगर आप देखोगे एक और ऑप्शन है लिविंग सेंसिटिव डेटा एक्सपोज, ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा, इसको पढ़ना आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो यहां पर रिक्वेस्ट को कल किया हुआ है, अगर आप देख रहा होगा आपको फोटो के अंदर, ठीक है। यहां पर जो है रिक्वेस्ट को कल किया, तो मैंने जब उस रिक्वेस्ट को कल किया तो मुझे यहां पर सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल गई, जिसके अंदर मुझे मिल गया एक्सेस की का आईडी, सीक्रेट एक्सेस की वगैरह सब कुछ मिल गया। तो उससे भी मैं क्या कर सकता हूं, सर्वरलेस के अंदर जो अपना सेल है उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं, राइट। एक और चीज हो सकती है वल्नरेबल लाइब्रेरीज को यूज करना। अब अगर आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है, यहां पर ये जो पैंथर चल रहा है ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इस लाइब्रेरी मैंने इसके अंदर जो चीजें यूज करी है वो कहीं ना कहीं से यूज करी होगी, ठीक है, कोई कंपोनेंट किसी और का यूज किया होगा, राइट। अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो आप किसी ना किसी जिसके टेम्पलेट्स वगैरह यूज करते हो, प्लगइन वगैरह यूज करते हो, तो एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है कि आप जो यूज कर रहे हो कंपोनेंट वो वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोड के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। यहां पर जो रेड पॉइंट है उसको पढ़ोगे, यूजर मस्ट कीप इन माइंड दैट इंपोर्टेड लाइब्रेरीज एज वेल एज द कोड इटसेल्फ हैव टू बी सिक्योर। आप अगर पाइथन का कोड लिखते हो तो आपको पता होगा हम ऊपर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हो, ठीक है। तो वो जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये भी चीज का ध्यान रखना है कि जो लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी नहीं है। अगर होगी तो ये कहीं ना कहीं पर आपका जो एग्जिस्टिंग वेब एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी नुकसान कर सकते हैं। थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है बट आप समझ पाओगे इजीली, ठीक है। या फिर अगर आपकी जो कंपनी है वो बैड कोड को कॉपी करती है गिटहब के ऊपर, स्टैक एक्सचेंज के ऊपर से जो फॉरम चलते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो चलते हैं, कोई एरर आता है तो हम नहीं करते, हम कॉपी कर लेते हैं उसको फिर रखते हैं। तो उस टाइम पर भी हो सकता है ऐसा कि कोई भी ऐसे इमैच्योर प्रोग्रामर है वो कॉपी करके डाल देगा, लेकिन वो जो कॉपी करके डाला है वो तो स्टैक एक्सचेंज के ऊपर किसी ना किसी रैंडम यूजर ने डाल दिया, उसको थोड़ी पता है कि क्या सिक्योर होता है क्या नहीं होता है। आपने अगर वो सेम टू सेम आपकी कंपनी के लिए यूज कर लिया तो वो आगे चल के शायद प्रॉब्लम कर सकता है, शायद वो आपके लिए एक कमांड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी पैदा कर सकता है, शायद आपके लिए कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी पैदा कर सकता है, राइट। तो ऐसी सारी चीजें जो है बेसिकली हो सकती है। एक और मैं चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर मैं इसको फिर से प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, ठीक है, तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि यहां पर जो एपीआई की और यूआरएल है वो मैं कैसे ले पाया। तो एक और चीज होती है रिस्पॉन्स हेडर। आप बर्बसूट के अंदर किसी भी रिक्वेस्ट को आप किसी भी सब डोमेन पे काम कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, ये समझो। तो आप उस सब डोमेन की रिक्वेस्ट को बर्बसूट के अंदर सेंड करोगे, उसका जो रिस्पांस आएगा उसके हेडर के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है आईडी वगैरह, ठीक है, वो एनक्रिप्टेड होगा, आप डिक्रिप्ट करोगे, वो सब तो आगे की बात है, आपको पता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। गूगल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है कैसे किस चीज को डिक्रिप्ट करना है, कैसे AWS का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आप पता चलेगा कि कैसे AWS एनक्रिप्ट करता है, उसके सामने जाकर उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। दिस इज व्हाट रियल साइबर सिक्योरिटी इज। आपको पता होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्रिप्टोग्राफी काम करती है, कैसे क्रिप्टो एनालिसिस काम करता है। क्रिप्टोग्राफी को तोड़ने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसको कहते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। तो ये सारी नॉलेज आपको नहीं होगी तो आप कमजोर पड़ जाओगे इस फील्ड के अंदर। तो आप इस एक ये तरीका है, रिस्पॉन्स हेडर के अंदर आपको शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको यहां से पता चल सकता है एटलीस्ट कि आपका जो वेबसाइट है वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज करता है। अगर आप देखोगे यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर आप देख पा रहे हो यहां पर AWS AMZ CFID है, यहां पर इससे आपको ये आइडिया कहीं ना कहीं पर लग सकता है कि आपका जो वेबसाइट है
यहां से मुझे ये आइडिया लग गया कि अमेजोन के ऊपर काम करता है, AWS के ऊपर काम करता है, तो वहां से मैं ये अपने रिकॉर्ड में डाल सकता हूं कि एटलीस्ट शायद पॉसिबिलिटीज हैं कि बेसिकली ये सर्वरलेस आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हो, क्योंकि वो क्लाउड के ऊपर AWS के तो करेंगे ही बाय डिफॉल्ट। दूसरी जो एक टेक्निक है वो है गिटहब डॉकिंग, गूगल डॉकिंग। अगर आप देखोगे इस तरीके का डॉर्क अगर यूज करोगे, आपको आपकी कंपनी के शायद कोई गिटहब के ऊपर रिपोजिटरीज मिल जाए, गूगल के ऊपर कोई ऐसी चीज मिल जाए, सोडैन के ऊपर मिल जाए, सेंसिस के ऊपर मिल जाए, तो वहां से भी आपको एपीआई की, एपीआई सीक्रेट जो एंड पॉइंट है वगैरह आपको शायद मिल सकता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि आप बेसिकली आपकी एंड पॉइंट्स को जो है वो क्वेरी कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ये रहा एंड पॉइंट, ठीक है, तो ये एंड पॉइंट है। अब इस एंड पॉइंट को आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर इतना पार्ट आप लोग किसी तरीके से सब डोमेन को एनुमरेट करवा के या फिर ऑल्ट डीएनएस का यूज करके, वर्ड लिस्ट का यूज करके, क्योंकि ये पीछे का पार्ट तो सेम है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको ये पता चल गया कि आपका जो कंपनी है वो एपीआई एपीआई नहीं, आपका जो कंपनी है वो साउथ रीजन के अंदर है, तो यहां पर रीजन तो आपको मिल गया, बाकी की चीजें तो सेम ही है, बस आपको ये आगे का पार्ट जो है ये X1 जो ये रैंडम चीजें लिखी हुई है, मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये जो आगे की रैंडम चीजें हैं, ठीक है, ये रैंडम चीजें अगर आप कहीं ना कहीं से वर्ड लिस्ट का यूज करके, अगर आपकी कंपनी ने कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से नहीं रखा, अगर आपकी कंपनी ने रैंडम वर्ड नहीं यूज किया, आपकी कंपनी ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड यूज किए, जैसे कि मान लो यहां पर होता है https admin.execute.api.ap.south, इस तरीके का होता, तो वो वर्ड लिस्ट के अंदर कॉमनली आपको कैच कर सकते थे आप, ठीक है, तो उस तरीके से भी आप इस यूआरएल तक पहुंच सकते हैं। और एपीआई की से अगर आप किसी भी बग बाउंटी कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, अगर वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि कहीं पर एपीआई की लीक हो रही है, तो उस एपीआई की का यूज करके आप अपनी वल्नरेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है उसको चेंज कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं बड़ी चीज के अंदर। अब इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास मैंने जो स्क्रिप्ट यूज करी वो स्क्रिप्ट नहीं है, तो बेसिकली आप बहुत ही सिंपल दो कमांड्स का यूज कर सकते हैं। एक होता है आपके लिए, एक होता है जो होता है एनसी, ठीक है, मैं अगर यहां पर अपने काली के WSL को रन करवाऊंगा, ठीक है, और अगर मैं यहां पर एनसी लिखूंगा, ठीक है, नेट कैट को लिसन करवाने के लिए बोलूंगा, ठीक है, ओके, नेट कैट लिसन ऑन 4444 ऑलरेडी इन यूज, तो मैं यहां पर कर दूंगा 45445, ठीक है, जो भी है, तो यहां पर मैं नेटकैट का यूज कर सकता हूं। और एक और चीज आप यूज करोगे, कैसे क्या आप सेल के अंदर एक्सेस ले पाओगे, जो मेरी स्क्रिप्ट है वो बेसिकली यही है, ठीक है, आप यूज कर सकते हो ngrok का, ठीक है, ngrok के अंदर टीसीपी के अंदर 444 पोर्ट नंबर को रन करवा दो, ठीक है, सो इट्स ऑलरेडी इन यूज। तो आप यहां पर कोई भी मतलब आई डोंट नो व्हाई दिस इज 8 टोकन मुझे डाली पड़ेगी, बट यहां से आप लोग ngrok को स्टार्ट कर सकते हो। और फिर क्या कर सकते हो आप, बेसिकली मैं आपको दे देता हूं एक सिंपल सा, मैं आपको यहां पर ही पेस्ट करके बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, राइट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको ये जो कर्ल के अंदर जो ये आगे का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहां से जो शुरुआत हो रही है, इतनी चीज को आपको समझ में आ गया, ये आपका एपीआई एंड पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपके सर्वरलेस आर्किटेक्चर का है। उसके बाद यहां पर आपके ngrok का जो आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, ngrok का यूआरएल मिलेगा, उसको डालना है, यहां पर आपके ngrok के पोर्ट नंबर को डालना है, और यहां पर आपको एक हेडर के अंदर जो है आपकी जो की है AWS सर्वर की जो की है सर्वरलेस आर्किटेक्चर की, वो यहां पर आपको डालनी है और फिर इसको एंटर करना है। आप भी बेसिकली उस सेल के अंदर पहुंच पाओगे जो सेल के अंदर मैं गया, ठीक है। तो वही सेम चीज मैंने यहां पर यूज करी थी, वही सेम चीज ये है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, इफ आई कैन शो यू, कैट पैंथर, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरी स्क्रिप्ट का यूज कर रहा है, मैं स्क्रिप्ट वो भी आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पर जाऊंगा स्क्रिप्ट के अंदर और मैं यहां पर अगर करूंगा pray.sh, तो आप देखोगे ये भी ngrok का ही यूज कर रहा है, ठीक है। यहां पर इफ आई कैन शो यू दैट, तो ये रहा, ठीक है, ये देखो ये ngrok का यूज कर रहा है। तो ये स्क्रिप्ट बेसिकली काम मैं अपनी स्क्रिप्ट के लिए यूज कर सकता हूं, बट आप यूज कर सकते हैं इसको इस तरीके से नॉर्मली अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है। सो द मेन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज, मैं आपके सामने कंक्लूजन जो उसको भी शेयर करता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। सबसे पहले जब भी आप कोई सब डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप किसी सब डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर आपको रिकॉन के अंदर कहीं ना कहीं से किस तरीके से ये पता चल जाता है कि ये AWS के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको सेकंड स्टेप यही करना है कि आपको गिटहब का यूज करके या फिर वर्कस्यूट के अंदर जो मैंने आपको रिस्पॉन्स दिखाया उसके ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई पहले से एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी है, जैसे कि आपके पास कमांड इंजेक्शन है या फिर आप SQL इंजेक्शन है, ठीक है, और एल्स यू हैव सम मोर वल्नरेबिलिटीज जैसे कि XPath इंजेक्शन हो गया,
अगर आपके पास ये सारी वल्नरेबिलिटी का एक्सेस है, अगर आपके पास ये वल्नरेबिलिटी पहले से फाउंड हुई है, तो आप कमांड इंजेक्शन को लेकर चलते हैं। कमांड इंजेक्शन की मदद से आप AWS के सर्वरलेस आर्किटेक्चर के की जो है उसको निकाल सकते हैं, राइट। कमांड इंजेक्ट करके उस की को बाहर निकाल सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से आप डेटाबेस की जो की है उसको बाहर निकाल सकते हैं। डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होता होगा सब कुछ, ठीक है। तो डेटाबेस में कुछ ना कुछ मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये तो है। एडवांस चीजें ऐसी ही होती है, ऐसा नहीं कि इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से शायद आप API की को लेकर आ सकते हैं। एक्सपर्ट इंजेक्शन, इसके ऊपर वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। या फिर गिटहब डॉक या फिर बॉबशूट के रिस्पॉन्स के अंदर से आपको मिल जाए, जैसे मैंने आपको दिखाया, राइट। उसका यूज करना है, ठीक है। उसका यूज करने के बाद आपको ngrok और netcat का यूज करके मैंने जो चीजें दिखाई, मैंने जो URL आपको दिखाया, ये URL, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहां पर आपको AWS सर्वरलेस आर्किटेक्चर का जो है URL डालना है, यहां पर आपके ngrok का एक्सेस होस्ट डालना है, यहां पर पोर्ट नंबर डालना है और यहां पर API की डालनी है और एंटर कर देना है। तो आप भी सिमिलरली सर्वरलेस आर्किटेक्चर को हैक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो था जहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे आप लोग यूज कर सकते हो ये सारी चीजों का। इन फ्यूचर अगर आप लोग और डिटेल में ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यहां तक इस वीडियो को देखा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ता है, तो सोचना भी पड़ता है। तो आप इतना कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मुझे हेल्प करता है मोटिवेशन के लिए और चैनल को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, मेरी बस इतनी सी गुजारिश है। थोड़ा सा बुरा लगता है जब आप नहीं करते हैं। तो ये था हमारे पास वीडियो आज, सर्वरलेस आर्किटेक्चर को कैसे हैक किया जाता है, कैसे आप अपनी पेन टेस्ट गेम को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, जो बोला वो कर देना। मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।